नागरिक संहिता पर आप सब ने न जाने कितनी ही बातें सुनी होंगी। इसके पक्ष विपक्ष के वाद से भी आप परिचित हो ही चुके होंगे। समान नागरिक संहिता या यूसीसी को अब तक आप अल्पसंख्यक, जनजातीय समुदाय व महिला अधिकार के मुद्दे से भी समझ चुके होंगे। लेकिन क्या आपने कभी इसे भारत की बहुसंख्यक आबादी की नजरों से समझने की कोशिश की है? यूसीसी को लेकर आम धारणा ये बन चुकी है कि जब इसे लागू किया जाएगा तो सभी धर्म समुदाय को बहुसंख्यक कानून अपनाने पर मजबूर होना पड़ेगा। और यही कारण है कि अल्पसंख्यक समुदाय यूसीसी से डरा हुआ है। वो परेशान है कि उनका धर्म, उनकी संस्कृति, उनकी अस्मिता खतरे में पड़ जाएगी और समानता के नाम पर उन्हें दूसरों के साथ खड़ा कर सजातीय बना दिया जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिस बहुसंख्यक आबादी हिंदू समुदाय की हम बात करते हैं, वो भी एक रूप नहीं है। इसमें एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों संस्कृतियां, समुदाय शामिल हैं। एक तरफ हिंदू समुदाय अनेकानेक जाति उपजाति में बटा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ जैन, बौद्ध और सिख धर्म की पहचान भी इससे जुड़ी हुई है। हिंदू समुदाय के सिविल मामले मुख्यतः जिन कानूनों के तहत संचालित होते हैं, उसे हिंदू कोड बिल कहा जाता है। इसमें शामिल है हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम और हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम। जिस हिंदू कोड बिल को यूसीसी का लघु रूप बताया जाता है, उसमें भी कई स्तर पर विविधता पाई जाती है। ये न केवल विभिन्न समुदायों के आधार पर विविधता संजोए हुए है, बल्कि लैंगिक समानता के कई तत्व भी इसमें मौजूद नहीं है। और वहीं इसमें क्षेत्रीय आधार पर भी विभिन्नता है। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि यूसीसी का हिंदू समुदाय पर आखिर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस विविधता के साथ अपनाए गए कानूनों में किस प्रकार के बदलाव किए जाएंगे। इन सवालों के अलावा हम ये भी इसमें जानने का प्रयास करेंगे कि यूसीसी हिंदुओं के हित में है या इससे उनकी सांस्कृतिक विविधता को खतरा है। यूसीसी की दिशा में किस तरह बढ़ा जा सकता है और इसके परिणाम क्या होंगे। तो चलिए एक एक करके अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के बारे में जानते हैं। हिंदू विवाह, वैवाहिक अधिकारों की बहाली, तलाक को नियंत्रित करने वाले कानून हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में शामिल हैं। इस कानून की सबसे बड़ी असमानता है लैंगिक असमानता। इस अधिनियम की धारा 5(3) के अनुसार विवाह के समय लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष जबकि लड़के की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। आयु में इस लैंगिक असमानता का कोई आधार नहीं बताया गया है। ऐसे में यूसीसी लागू होने से इस आयु असमानता को हटाना होगा। सरकार ने हाल ही में महिलाओं के लिए 21 वर्ष की आयु से संबंधित बिल लाने की कोशिश भी की थी। इसके अलावा कानून की दूसरी समस्या है कि इन मानकों के उल्लंघन में किया गया कोई भी विवाह ना तो अमान्य होगा और ना ही खत्म। यानी अगर उम्र पूरी होने से पहले भी कोई विवाह हो जाता है तो वो जारी रहेगा। कानून की नजर में वो अवैध नहीं है और यही कारण है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 ने 23% हिंदू लड़कियों के बाल विवाह के शिकार होने का दावा किया है। ऐसे में यूसीसी लागू होने के बाद इस नीति में परिवर्तन किया जा सकता है ताकि बाल विवाह को रोका जा सके। अब बात करते हैं तीसरी समस्या की। वो ये है कि कानून के तहत दो लोगों के बीच विवाह को तब अमान्य माना जाएगा अगर ये प्रतिबंधित रिश्ते के मापदंडों के अंतर्गत आता है। उदाहरण के लिए केरल में भाई बहनों की संतानों का विवाह करना सामान्य प्रथा है। अब देखा जाए तो प्रतिबंधित साझेदारियों के संदर्भ में विवाह को मान्य करने वाली विभिन्न परंपराएं पूरे भारत में पाई जाती हैं। ऐसे में यह विवाह वैध बन जाएगा क्योंकि इस अधिनियम की धारा 7 के अनुसार विवाह तब वैध है अगर ये किसी भी पक्ष के पारंपरिक संस्कारों और समारोहों के अनुरूप किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि कौन से रिश्ते वैध और कौन से अवैध माने जाएंगे, इसे लेकर कानून के प्रावधान स्पष्ट नहीं है। यूसीसी लागू होने के बाद क्या करीबी रिश्तों में शादी को पूर्णतः वैध माना जाएगा या इन्हें अवैध घोषित कर दिया जाएगा, ये भी एक अहम सवाल है। कानून के तहत वो विवाह वैध है अगर ये एक वैध रीति रिवाज या उपयोग द्वारा शासित होता है जो दोनों पक्षों पर लागू होता है। ये महत्वपूर्ण है कि प्रचलित उपयोग या प्रथा निश्चित, उचित हो और सार्वजनिक नीति के विपरीत न हो। यानी कि विवाह के समय सबकी धार्मिक प्रथाओं का सम्मान किया गया है। जैसे उत्तर भारत में सप्तपदी से शादी पूर्ण मानी जाती है और दक्षिण भारत में मंगलसूत्र से।
बिब्बा बनाम रामकल मामले में अदालत ने निर्धारित किया था कि केवल जोड़ों को विवाहित मानने के लक्ष्य के साथ कुछ समारोह करना कानूनी अनुष्ठानों को पूरा करना नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के रीति रिवाजों के आधार पर समारोह भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे केरल में नायर जाति द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पारंपरिक संस्कार पुदावा कोडुकल, जहां दूल्हे द्वारा दुल्हन को कपड़े का एक टुकड़ा दिया जाता है। तो क्या यूसीसी लागू होने के बाद एक मॉडल प्रथा बनाई जाएगी जिसे सभी को मानना अनिवार्य होगा? कानून हालांकि बिना तलाक के जीवित पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी को अवैध मानता है, लेकिन अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो एक महिला को अपने पति को दूसरी शादी करने से रोकने के लिए कोई शक्ति देता हो, भले ही पत्नी को पता हो कि पति इस पर विचार कर रहा है। यूसीसी लागू होने पर इस प्रक्रिया में बदलाव संभव है ताकि दूसरी शादी होने से पहले ही इसे रोका जा सके। क्योंकि इसके अनुसार दूसरी शादी अवैध है, इसलिए दूसरी पत्नी पति से भरण पोषण के अधिकार का दावा नहीं कर सकती। ऐसे में यूसीसी लागू होने पर क्या इस प्रावधान को बदला जा सकता है? क्योंकि एक पुरुष के अपराध की सजा आखिर एक स्त्री को नहीं मिलनी चाहिए। यूसीसी का एक बड़ा असर हिंदू तलाक अधिनियम पर भी पड़ सकता है। अधिनियम में अभी जो नियम है उसके अंतर्गत विवाह के 1 वर्ष पूर्व पति पत्नी में से कोई एक तलाक के लिए कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। वो भी तलाक तभी लिया जा सकता है जब विवाह में कोई समस्या हो। यही कारण है कि अक्सर ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जहां झूठे मुकदमे का सहारा लेकर तलाक का दावा किया जाता है। हालांकि पति पत्नी के पास आपसी सहमति से भी विवाह से अलग होने का अधिकार है, लेकिन ऐसे मामले बहुत कम ही देखे जाते हैं। इसके अलावा विवाह के अपरिवर्तनीय विघटन के आधार पर भी तलाक लिया जा सकता है, लेकिन इस आधार पर तलाक के आदेश का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास है। चूंकि हिंदू संस्कृति में विवाह एक संस्कार है जो जन्म जन्मांतर का संबंध है, इसलिए तलाक को इतना जटिल बनाया गया है। ऐसे में क्या यूसीसी लागू होने पर विवाह को एक अनुबंध बनाया जाएगा ताकि तलाक आसान बने और जीवन की स्वतंत्रता के अधिकार को संरक्षित किया जा सके? हिंदू विवाह अधिनियम के तहत एक और समस्या है, वो है दाम्पत्य अधिकार का दावा। यानी कोई एक पार्टनर अगर वैवाहिक रिश्ते से खुश नहीं है और साथ नहीं रहना चाहता है, तो उसका पार्टनर कोर्ट जाकर दाम्पत्य अधिकार के हनन का दावा कर दूसरी पार्टी को साथ रहने के लिए मजबूर कर सकता है। भले ही विवाह और परिवार की पवित्रता को बनाए रखने के लिए ये प्रावधान किया गया हो, लेकिन क्या एक की मर्जी के विरुद्ध दूसरे को साथ रहने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए? देखा जाए तो सभी धर्म के पर्सनल लॉ किसी ना किसी रूप में इस दाम्पत्य अधिकार का दावा करते हैं, लेकिन समय के साथ इसके बदलाव की मांग उठने लगी है। वैसे ये मामला नया नहीं है। 1880 के दशक में जब रुखमाबाई ने अपने पति दादाजी भीखाजी के साथ रहने से इनकार कर दिया था, तभी से दाम्पत्य अधिकार का मामला विवाद में रहा है। कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद उन्होंने जेल जाना तो स्वीकार किया, पर अपने पति के घर रहने को तैयार नहीं हुई। हालांकि बाद में ब्रिटेन की महारानी ने कोर्ट के आदेश को पलटते हुए विवाह को रद्द कर दिया। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब 100 साल से अधिक समय से दाम्पत्य अधिकार का दावा विवादों से ग्रस्त रहा है, तो क्या इसे बंद नहीं कर दिया जाना चाहिए? यूसीसी अगर समानता का दावा करता है, तो ऐसी प्रथाओं को बंद करना होगा जिसमें कोई भी शोषण का शिकार हो। दाम्पत्य अधिकार के नाम पर महिलाओं का पुरुषों से अधिक शारीरिक मानसिक शोषण होने की संभावना से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में यूसीसी द्वारा इसे बदला जा सकता है। 1955 के अधिनियम के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के कम से कम 7 वर्षों तक जीवित होने की सूचना नहीं दी गई है, तो उसे मृत माना जाता है। यानी अगर कोई पति या पत्नी किसी भी कारण से लापता हो जाए, तो पति या पत्नी को नए वैवाहिक रिश्ते में बंधने के लिए 7 साल का लंबा इंतजार करना पड़ता है। जबकि गुजरात राजस्थान के कई समुदायों में पत्नी का बिना तलाक के यूं ही परित्याग कर देना आम बात है। तो वहीं देश के अन्य किसी भी कानून में ऐसे प्रावधान लागू नहीं है। इसलिए कयास लगाए जा सकते हैं कि यूसीसी का असर कानून के इस प्रावधान पर भी पड़ेगा। सरकार ने साफ किया है कि जिस भी धार्मिक कानून में जो भी अच्छी प्रथा है, उसे यूसीसी में जगह दी जाएगी। ऐसे में मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत विवाह के वक्त दिए जाने वाले मेहर को भी यूसीसी में अपनाया जा सकता है। वहीं कानून के अनुसार पिता को विवाह के बाद पैदा हुए किसी भी बच्चे की देखभाल और सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वो कानूनी रूप से जीवित रहने के हकदार हैं। लेकिन क्या यूसीसी को जेंडर न्यूट्रल नहीं बनाया जाना चाहिए? और पिता के स्थान पर क्या माता भी इसमें समान रूप से भागीदार बनाई जाएगी?
अब अगर जेंडर न्यूट्रल होने की बात करें तो देश का कोई भी पर्सनल लॉ समलैंगिकता को मान्यता नहीं देता है। लेकिन क्या समान नागरिक संहिता में उन्हें भी समानता का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए? ऐसे में एलजीबीटीक्यू समुदाय के अधिकारों पर विचार करने की जरूरत है। वहीं कोर्ट ने कई फैसलों में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले दंपतियों को कई अधिकार दिए हैं। अब ऐसे में अगर यूसीसी के द्वारा इसे मान्यता मिलती है तो हिंदुओं के वैवाहिक ढांचे का क्या होगा? ये एक बड़ा सवाल है। चलिए अब विवाह तलाक जैसे मुद्दों पर इतनी चर्चा के बाद अब बात करते हैं उत्तराधिकार कानूनों की। तो सबसे पहले तो ये बता दें कि 1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में कई समझौते किए गए थे। बाद में विभिन्न कोर्ट फैसलों से महिलाएं कुछ बराबरी हासिल कर पाईं, लेकिन अभी भी पूर्ण समानता से वो कोसों दूर है। वहीं उत्तराधिकार के संबंधों में विभिन्न क्षेत्रों में लागू विभिन्न कानूनों में भी कई असमानताएं व्याप्त हैं। 2005 तक तो इस कानून के तहत बेटी को सहदायिक तक नहीं बनाया जा सका था। वहीं पत्नियां अभी भी सहदायिक नहीं है। आज भी संपत्ति पहले श्रेणी 1 के उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित होती है और अगर श्रेणी 1 का कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो श्रेणी 2 के उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित होती है। कानून के तहत जहां बेटे के वारिस प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी होते हैं, वहीं ये अधिकार बेटियों के वारिस को नहीं है। आलम तो ये है कि द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारियों में भी पुरुष वंश को प्राथमिकता दी गई है। वहीं अगर किसी दंपति को कोई बच्चा नहीं है तो न केवल पति की बल्कि पत्नी की संपत्ति भी पति के माता पिता के पास जाती है। यूसीसी लागू होने के बाद इस भेदभाव को समाप्त करना होगा। पोते पोतियों के साथ बेटी के बच्चे को भी उत्तराधिकार देने के नियम बनाए जा सकते हैं। तो वहीं शादीशुदा स्त्री की संपत्ति पर उसके मायके वालों के अधिकार को प्राथमिकता दी जा सकती है। वैवाहिक संपत्ति पर भी महिलाओं का समान अधिकार नहीं है। ये वो संपत्ति है जो विवाह के अस्तित्व के दौरान किसी भी पक्ष द्वारा अर्जित की जाती है और कई देश मानते हैं कि इस संपत्ति में महिलाओं की भी बराबर हिस्सेदारी है। पर भारत में अब तक ऐसा संभव नहीं हो सका है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि देश में उत्तराधिकार से जुड़ा एकमात्र यही कानून प्रचलन में नहीं है, क्योंकि जहां विवाह और तलाक, शिशु और नाबालिग, दत्तक ग्रहण, वसीयत, निर्वसीयत और उत्तराधिकार, संयुक्त परिवार और विभाजन, विवाह अनुबंध आदि समवर्ती सूची के विषय हैं, वहीं कृषि भूमि हस्तांतरण राज्य सूची का विषय है। ऐसे में कई राज्यों ने अपने अपने कानून लागू कर रखे हैं जो विभिन्न स्तरों पर भेदभावपूर्ण हैं। जैसे कि पंजाब के हिंदुओं की कृषि संपत्तियों के बारे में बात की जाए तो यहाँ ज्येष्ठाधिकार के सिद्धांतों का पालन होता है, यानी सभी को छोड़कर सबसे बड़े पुरुष को विरासत मिलती है। वहीं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में लड़कियों की वैवाहिक स्थिति के आधार पर कृषि भूमि पर उनके विरासत के अधिकार को मान्य नहीं माना जाता है। ये दोनों राज्य विशिष्ट आधारों पर विवाहित बेटियों को इन संपत्तियों की विरासत से बाहर रखते हैं। समस्या ये भी है कि कई राज्यों के कृषि कानूनों को संविधान की अनुसूची 9 में रख दिया गया है। ऐसे में यूसीसी लागू होने पर इन राज्य कानूनों को भी बदलना होगा। दूसरी तरफ चूंकि जनजातीय समुदाय को भी हिंदू कानूनों का हिस्सा माना जाता है, इसलिए यूसीसी लागू होने पर संथाल परगना छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट को भी बदलना होगा। वहीं खासी समुदाय में मात्र सत्तात्मक उत्तराधिकार विरासत का क्या होगा? क्या समानता की दिशा में आगे बढ़ते हुए हमें यूसीसी में मात्र सत्तात्मक विरासत की परंपरा को नहीं अपनाना चाहिए? इसमें एक समस्या है तीसरे जेंडर की। कानून में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। अब जबकि कई राज्यों में तीसरे जेंडर के अधिकारों को पहचानते हुए उन्हें नौकरी में आरक्षण दिया जा रहा है, तो क्या हमें संपत्ति में भी उनके अधिकारों को मान्यता नहीं देनी चाहिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा खुलकर अपनी जेंडर आइडेंटिटी के साथ समाज का हिस्सा बन सके? अब बात करें हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम की, तो इस कानून की धारा 2(2) आदिवासियों पर लागू नहीं होती है। वहीं अधिनियम की धारा 11(1) में उल्लेख है कि कोई व्यक्ति किसी लड़के को गोद नहीं ले सकता है अगर उसके पास वर्तमान में एक बेटा, पोता या पड़पोता भी है, और यही समानता बेटी को गोद लेने पर भी लागू होती है। परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की गोद लेने और गोद लिए जाने की क्षमता कानून के मापदंडों के भीतर सीमित है। इसे बदलना होगा। वहीं अगर कोई सिंगल पेरेंट के तौर पर बच्चा गोद लेना चाहता है तो महिला होने की स्थिति में वो किसी भी लिंग के बच्चे को गोद ले सकती है, लेकिन सिंगल पुरुष बेटी गोद नहीं ले सकता है। अब इसमें भी कानून में तीसरे जेंडर की चर्चा नहीं है, तो यूसीसी में क्या समानता के आधार पर इसे भी बदला जाएगा?
यूसीसी लागू होने के बाद नौकरी पेशा बेटे की मौत पर पत्नी को मिलने वाले मुआवजे में माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी शामिल करने और पत्नी की मौत के बाद उसके अकेले माता पिता का सहारा महिला के पिता को बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ना होगा। अब जहां तक हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम 1956 का सवाल है, तो इसके तहत हिंदू नाबालिग लड़के या नाबालिग अविवाहित लड़की के मामले में पिता प्राकृतिक अभिभावक होता है और उसके बाद मां होती है। इसके अलावा नाबालिग दत्तक पुत्र की प्राकृतिक संरक्षकता दत्तक पिता को और उसके बाद मां को दी जाती है। अधिनियम संयुक्त संरक्षकता का प्रावधान नहीं करता है और ना ही ये मां को अभिभावक के रूप में मान्यता देता है, जब तक कि पिता की मृत्यु न हो जाए या वो अयोग्य न पाया जाए। चूंकि अधिनियम पिता को प्राथमिकता देता है, इसलिए ये समानता के अधिकार के खिलाफ है। ऐसे में यूसीसी लागू होने के बाद माता और पिता दोनों को समान व्यवहार देने के लिए अधिनियम में संशोधन करना होगा। वहीं अगर यूसीसी को लागू किया जाता है तो हिंदू अविभाजित परिवार की अवधारणा को छोड़ देना होगा या सभी धर्मों में इसका विस्तार करना होगा। यूसीसी लागू होने के बाद यह प्रावधान किया जा सकता है कि पूर्व हिंदू अविभाजित परिवार की सभी संपत्तियों को विभाजित माना जाए और उन सभी सदस्यों के बीच वितरित किया जाए जो हिंदू अविभाजित परिवार की संपत्ति में हिस्सा पाने के हकदार हैं। चलिए अब इस पूरी चर्चा के बाद बात करते हैं निष्कर्ष की। तो इन चर्चाओं से साफ है कि यूसीसी लागू होने का असर केवल कुछेक या अल्पसंख्यक समुदाय पर नहीं होगा, बल्कि बहुसंख्यक समुदाय भी इससे अछूता नहीं रहेगा। अब ऐसे में ये विवाद होना ही नहीं चाहिए कि इससे बहुसंख्यक आबादी दूसरे समुदायों पर खुद को थोपना चाहती है, बल्कि हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि भारत सांस्कृतिक भाषाई सभी रूपों में विविध है और अगर यूसीसी लागू करना है तो हमें इस विविधता को साथ लेकर चलना होगा। वहीं प्रगतिशील बनते हुए एक जेंडर न्यूट्रल यूसीसी बनाने पर जोर देना होगा। जब तक यूसीसी ड्राफ्ट हमारे सामने नहीं आ जाता, तब तक यूसीसी के स्वरूप पर कयास ही लगाए जा सकते हैं।